इन्हीं सीढ़ियों पर रविन्द्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ये सभी लोग इस विद्यालय में आए हुए। दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। हम आज बात कर रहे हैं कला पर, कौशल पर। कला और कौशल दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कला में बिना कौशल के उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और कौशल है कि उसमें पूरी सृष्टि का मर्म समाहित है। सृष्टि के संविधान में भी प्रकृति और पुरुष का एक लय आता है। सृष्टि के संविधान में ये बात भी है कि लाश से नृत्य प्रकृति करती है तो पुरुष जो है तांडव नृत्य करते हैं। तो सृष्टि के संविधान के साथ ही साथ पूरी धरती हमारी शस्य श्यामला उर्वरा धरती संसार में बेजोड़ है, और इसकी उर्वरा शक्ति इतनी है कि उसमें सारे धन धान्य से परिपूर्ण है हमारी ये धरती। और इसी के साथ ही हमारी कलाएं जितनी हैं, ललित कलाएं जो सृष्टि के आरंभ से आरंभ हुई हैं, जिनकी बनावट हर क्षण क्षण प्रतिक्षण जहाँ भी जिस चीज़ में देखते हैं कहीं न कहीं कोई कला जो है उसमें समाहित है। और इन कलाओं को संवेद रूप में, सामूहिक रूप में, चेतना के साथ जगा करके उसमें आत्मिक भाव पैदा कर देने का काम करता है कलाकार। कला, कलाकार और उसका कौशल जब तीनों मिल जाते हैं तो उसका मर्म जो है उभर करके सामने आ जाता है। आज हम शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट्स किए पहुंचे हैं और यहाँ पर उनके प्रमुख एच.एन. शर्मा जी से बात कर रहे हैं। तो एच.एन. शर्मा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये पूरा जो है इस कथानक में बीते लगभग 100 साल के आसपास हो रहा है। इन 100 साल के काल में किस तरह से हमारी कला बढ़ी और आज ये कलात्मक वैभव की पहचान वाला ये शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है अपनी तरह से स्थापित है। एच.एन. शर्मा जी। शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रेरणा के स्वरूप में किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये चाहते थे कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की जो कला है वो नॉर्दर्न इंडिया में भी फैले। ये 3 भाई थे, शारदा, बारदा और रानलदा। तीनों भाइयों को यहाँ दिल्ली लाया गया। यहाँ से काम शुरू किए। पहले ये जामा मस्जिद में शुरू हुआ, जामा मस्जिद के इलाके में थे। उस समय ये दिल्ली कलम एक था, तो दिल्ली कलम के बारे में भी इन लोगों को सिखाया गया कि दिल्ली कलम कैसे होती है। लेकिन इनका जो था कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में कैसे काम होता है। शारदा बाबू स्कूल की स्थापना किए और बारदा बाबू ललित कला एकेडमी की स्थापना किए। वो पहले सेक्रेटरी हैं ललित कला एकेडमी के। और रानदा बाबू काशी विश्वविद्यालय के कला भवन के निर्देशक हुए। इन तीनों भाइयों ने मिलकर के उस समय इंडिया हाउस जो लंदन में है उसकी डिज़ाइन किया और उसका रूपरेखा बनाया। आज भी वो प्रसिद्ध है। अगर उसमें कुछ परिवर्तन होता है या कुछ खराब होता है तो इस स्कूल के लोगों को बुलाया जाता है और वही जाकर के वो ठीक करते हैं। कब किस तरह से इसकी स्थापना हुई, फिर कैसे ये काम इसमें ये 1926 में इसका स्थापना हुआ था। और शारदा बाबू चाहते थे कि इसका उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आकर के जनपद पर आ गए, शिक्षक जनपद पर। यहीं वो रहते थे और आधुनिक कलाओं से उठ हट करके वो पारंपरिक कलाओं को ज़्यादा पसंद करते थे। शिल्प पर ही ज़्यादा वो काम करते थे, जैसे राधा कृष्ण, कृष्ण, इस तरह की उनकी मनोभावनाएं होती थी। और वो प्रेरणा के स्वरूप थे जो उन्होंने बनाया। धीरे धीरे इसका नाम हो गया शारदा वकील। पहले तो वो वकील था शारदा वकील, उन्होंने एक स्थापना कर दिया शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट। उस समय यह स्कूल 5 बरस के लिए एक डिप्लोमा देना धूरी से शुरू किया। यहाँ पर
M.F. हुसैन भी पढ़े हैं। उसी तरह से जब ये जी स्वामीनाथन भी यहाँ पर आए थे, सारे लोग बहुत बड़े जो कलाकार थे, काफ़ी यहाँ पर लोग आए। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी पदार्पण किए हैं, समझ ना आप। और काफ़ी लेखकों से उनका शारदा बाबू का संबंध था। शारदा बाबू नौजवानी में वो कोई कपड़ा सरे पहने की नहीं पहनते थे। वो कपड़ा का मतलब कि वो ऊपर कोई अपना यानी कि कमीज वगैरह नहीं पहनते थे। वो तो चादर लेते थे और बड़े सुंदर सुनहरे सोने के उनके ऑर्नामेंट पहनते थे, अपने बांध में बांधते थे। उसके बाद 1947 में डॉक्टर भरत राम और इसके चेयरमैन बन गए, ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई। उसके बाद ये भरत राम योगेश्वर दयाल इसके सेक्रेटरी हुए। धीरे धीरे करने के बाद आज के परिस्थिति में आज जो है 1973 और 74 में ये ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशन हो गया। यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा दिया जाता है, जो कि 95% तो सरकार पैसा देती है और 5% यह है। लेकिन प्रवेश का अधिकार दिल्ली प्रशासन को ही है और इसमें 20 लड़कों का इंटेक होता है। अधिकतर जो लड़के पास होते हैं वो सभी के सभी नौकरी इनको लग जाती है। और यहीं दिल्ली में क्योंकि टीचर जो ये ड्राइंग मास्टर होकर के बनते हैं, ड्राइंग मास्टर मिलते हैं, और कुछ लड़के और लड़कियां कॉलेज ऑफ आर्ट या अपनी उच्च शिक्षा के लिए आगे चले जाते हैं। विद्यालय का रिजल्ट हमेशा 100% से अधिक रहा और कोई भी हमारे स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको कि 80% से कम नंबर नहीं आते हैं अक्सर, क्योंकि सिलेक्शन जो दिल्ली प्रशासन करती है बड़ी ठीक ठाक से करती है। और ये तो ये यहाँ कला इनकी बात है। और इस कला का उत्थान करने के लिए हमारे पास एक ही पेंटिंग उनकी है, शारदा बाबू की ओरिजिनल, राधा और कृष्ण, जो शिल्प पर बनाया गया है। लेकिन अगर आप दूसरे तरफ से, दो तरफ से देखें, पीछे और आगे से एक ही चीज दिखाई देगा आपको। इसका नाम परिवर्तन किया जा रहा था, लेकिन मैं इसका विरोध किया कि ये परिवर्तन नहीं होगा। इसका नाम सर श्री राम स्कूल ऑफ आर्ट किया जा रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान में जितने भी विद्यालय आर्ट के हैं, एक कलाकार के नाम पर अगर कोई विद्यालय है तो केवल शारदा स्कूल ऑफ आर्ट ही है जो ये रहा। और इनके जो बच्चे हैं वो कहे कि नहीं, स्कूल चलना चाहिए और किसी नहीं। यहाँ पर विशेषकर कोराला साहब भी आए हैं इस विद्यालय। हाँ, बीपी कोराला भी इस विद्यालय में आए हुए हैं। मंत्री तो बहुत लोग आए हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग आते रहते थे। यहाँ सोनिया गांधी भी शुरू में पेंटिंग सीखने आया करती थी। यहाँ आपको बताऊं कि आमटे साहब भी यहाँ कई बार आए हैं इस संस्थान में। आमटे साहब काफ़ी VIPs आए हैं लोग, जो कि ये आते थे। और जो आज भी जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं और जिनको आर्ट में रुचि है, वो शारदा वकील में जरूर आते हैं। अच्छा, ये शारदा वकील में आने का कारण क्या है कि बंगाल की कला है ये, या पूरे देश की कला के साथ इसका? पूरा देश की कला के साथ ही संबंधित है, पूरा दिन। क्योंकि देखिए, हमने पहली बार हमारी आज़ादी के पहले क्या बनाया, इंडिया हाउस बनाया। तो लंदन में आज भी इंडिया हाउस बहुत प्रसिद्ध है, उससे खूबसूरत जगह कोई नहीं है, समझिए ना आप। तो ये आपको बताता हूँ। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जगह हमेशा ब्लेसिंग रहा, समझ के नहीं आप। और यहाँ पर पंडित नेहरू भी आए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी भी आए हैं, समझ के नहीं आप। यहाँ सरदार पटेल भी आए हैं। लेकिन उस समय शारदा बाबू किस जमाने की बात मैं बता रहा हूँ। काफ़ी लोग आते गए, लेकिन आज भी एक केंद्र बना हुआ है और अभी भी लोग आते हैं। साधन हमारे पास कम जरूर है, लेकिन कला की शिक्षा में हम मदद चाहते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में हम अब ये विद्यालय हमेशा आगे रहे।
ऐसा पावन संस्थान है जहां हिंदी साहित्य के पुरोधा साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आए। हाँ। और यही नहीं, इसमें ऐसे महान कलाकार जो पेंटिंग की दुनिया में, कला की दुनिया में जिनका नाम रहा, एम.एफ. हुसैन साहब ने भी यहीं पर बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया कम से कम। और यही नहीं, अनेक और कला पारखियों का, कला मर्मज्ञ को जुड़ने का अवसर यहाँ पर मिला। तो जो पुरातन रूप में जब ये संस्थान खुला, क्या आपकी भी कभी मुलाकात हुई उनसे? शारदा वकील से कभी मुलाकात? शारदा वकील से हमारी भेंट नहीं है। शारदा वकील जी हमारे पिताजी के बड़े दोस्त थे। हमारे पिताजी एस.डी. शर्मा जिनका नाम था, और वो मॉडर्न स्कूल में टीचर थे, आर्ट के टीचर थे। उन्हीं के साथ प्रोफेसर ये विश्वनाथ मुखर्जी भी थे, वो भी आर्ट के टीचर थे, और उसके बाद वो कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रिंसिपल बन गए। मेरे पिता जो हैं वो चले गए, काशी विश्वविद्यालय में चले गए यहाँ से, लेकिन उन लोगों का संबंध था, हमारा कोई उनकी, लेकिन उनके परिवार के लोगों से हमारा संबंध मधुर रहा। समझ रहे आप? उस समय एक साहित्यकार शिवहरित जी थे, उसी तरह से हमारे यहाँ से रिटायर्ड जो हो गए लोग, वो गणेश प्रसाद साहू, वो बहुत ही यानी कि शारदा बाबू के बहुत नज़दीक थे। हम यहाँ पर प्रिंसिपल बने 1976 में। तो हमारे साथ उमेश बोखंडी थे और कृष्णा श्रेष्ठा थी स्कल्पचर की। उमेश बोखंडी जो थे वो मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों शुरू से वही थे, हमसे पहले से भी थे। और लेकिन शारदा बाबू का जो स्टूडेंट है वो केवल एकमात्र वही थे, ये गणेश प्रसाद साहू। शारदा बाबू के एक और स्टूडेंट हैं जो मैं भूल गया, वो राही जी हैं जो हमारे आजकल चेयरमैन हैं, जिसकी उम्र मैंने बताया। वो और शारदा बाबू ने ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी का निर्माण किया। शारदा बाबू ने क्या किया? ललित कला एकेडमी का निर्माण किया। तो कला जगत में जितने हैं, इन तीनों भाइयों का ही कंट्रीब्यूशन रहा दिल्ली में ज़्यादा। भारत की धरती राजधानी, और राजधानी के हृदय स्थल कनॉट प्लेस में, हाँ, कनॉट प्लेस से लगा जो जनपद है, इस जनपद में ये शारदा वकील आर्ट्स का जो है, हाँ, एक पूरी तरह से इंस्टीट्यूट जो खुला हुआ है। हाँ, यहाँ बच्चे आते हैं सीख करके, निरंतर 1926 से निरंतर यहाँ पर कला का और ललित कलाओं का ज्ञान वो प्राप्त करके देश विदेश में अपना स्थान बना। तो ये जो संस्थान है, इस संस्थान की अपनी पहचान है, अपनी संस्कार है। यहाँ किस किस तरह की चीज़ों को, किस किस तरह के कला को जो है यहाँ पर सिखाया जाता है विशेष रूप से, उसके बारे में बताइए। विशेष रूप से यहाँ पर जो ट्रेडिशनल पेंटिंग पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। सिलेबस तो जो है गवर्नमेंट का वो तो किया ही जाता है, लेकिन हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि शारदा वकील एक टेक्निक है, उस टेक्निक को जिंदा रखें, और उसी कुछ टेक्निक को हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। और उसी में हमारे लड़के जब जाते हैं तो काफ़ी हर जगह से उत्साहित होते हैं, हर जगह से उनको प्राइज भी मिलता है। आज भी यानी कि हम उस तरह से काम करते रहते हैं। ये अर्बन एंड डेवलपमेंट मंत्रालय में भी कुछ हम बच्चों को काम मिल गया है। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक शब्द, हाँ, तो वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान एक झांकी बननी थी जो अर्बन एंड डेवलपमेंट की नहीं। उस समय पूरे हिंदुस्तान में उसको कंपटीशन में रखा गया, लेकिन ईश्वर की कृपा हमारी ही डिज़ाइन वहाँ पर प्रसिद्ध हुई। और जो 26 जनवरी में फूलों की झांकी बनती है वो 1976 में यहीं के शारदा स्कूल की ही बनी थी। अच्छा, यही के बच्चों ने मिलकर बनाया था, सारा बनाया था। और हॉर्टिकल्चर के और डिज़ाइन हमारी थी, सारे बच्चों ने मिल करके हम लोगों ने उसको सरकार जो गया, और 26 जनवरी 76 में वो हुआ था। और कहीं पर आपके यहाँ के बच्चों की चर्चा हो सकती है कि आपने देखा है ये जैसे कि हरीश राठी है, एक लड़का बहुत प्रसिद्ध आर्टिस्ट है, तो हरीश राठी हमेशा गणेश पर ही बनाते हैं, लेकिन शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट के वही बनाते हैं। जैसे कि एक फोटोग्राफर और फिल्म बनाने में काम करता है प्रदीप भाटिया जी हैं, वो भी यहीं के पढ़े हुए हैं। पहले यहाँ पढ़े, उसके बाद कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़े, उसके बाद पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में चले गए। ज्ञानशाला ऐसी है जिससे कला और कौशल
दोनों मिलकर के इस तरह से आगे बढ़ी, चाहे फिल्म का क्षेत्र हो, चाहे टेलीविजन का क्षेत्र हो, चाहे और भी जितने कला से जुड़े हुए जो भी जिन भी क्षेत्रों में देखा जाए, वहाँ कहीं न कहीं से यहाँ के बच्चे सीख करके आते हैं और अपना स्थान बनाकर अपनी पहचान बनाए। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स या टीचर्स हैं वो कहीं न कहीं कला के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। एक बात और मेरे मन में आ रही है कि जहाँ ये कला है, कला के साथ साथ यहाँ साहित्य भी आ जाता है, यानी सृजनशीलता है। हाँ, कला में भी सृजनशीलता है। और संगीत भी, साहित्य और संगीत और संस्कार, ये तीनों का एक तरह से मिलन स्थल है, इसको मान लिया जाए तो क्या? यही भाई है कि कला पेंटिंग कैसे बनेगी, भावनाओं से बनती है, और जो मन में अगर विचार ही नहीं होगा तो बनेगा कैसे? यानी कि आपको मन में विचार की बात है ना, पूरा विचार करने के बाद पेंटिंग बनती है। यानी कि पेंटिंग का तो रूप दिया जाता है, लेकिन जब तक ले साहित्य नहीं होगा तब तक ले पेंटिंग कैसे बन सकती है? मन की भावना उड़न नहीं होगा तो पेंटिंग कैसे बनती है? और पेंटिंग तो बोलती है ना कि क्या है? इसी तरह से कला का इसमें जैसे कि शीला झुंझुनवाला पत्रकार हैं, उनका बड़ा योगदान हमारे साथ है। एक सुरेश शर्मा, उनका बहुत बड़ा हमारे, उनसे हमारे हम कभी कभी यहाँ पर बच्चों को कहते हैं कि बात करते रहे, तो इस वजह से हम इसको काम कर रहे हैं। शारीरिक और मानसिक कौशल का प्रयोग जहां भी होता है वहीं कला उपजती है। भारतीय कथानक में कला उन क्रियाओं का पुंज है जो मंजरी बनकर कौशल से प्रतिबिंबित होती है। कला, कलाकार और उसका कौशल और उसमें निहित उसका मर्म कलात्मक अनुभूति में आनंद रस को तिरोहित कर उसे जीवंत बिंबित करती है। कलाओं के सौंदर्य बोध में निहित तकनीकी दक्षता, भावनात्मक अभिव्यक्ति, वैचारिक ज्ञान शिल्प का ऐसा आईना होती है जो कला की रचनात्मकता, उसकी शैली और देदीप्यमान होती अंतर्निहित आनंद की अनुभूति के साथ कल्पना की प्रतिमूर्ति को गढ़ती है अथवा उसे रेखांकित कर रंगों की छटा से बिंबित कराती है। मैं तो इसका तो उदाहरण बहुत अच्छा कर सकते हैं, गंगा यमुना सरस्वती, यानी त्रिवेणी के तट तीर्थराज प्रयाग में जो बीते काल में 2019 में जो कुंभ लगा, जो विश्व में धरोहर के रूप में स्थापित हुआ, वहां कलाकारों का बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन रहा। वो अपनी तरह का प्रदर्शन ऐसा रहा कि जिसने पूरे कुंभ क्षेत्र में दीवारों पर जिस तरह से कला को प्रदर्शित किया था और उकेरा था, एक एक तस्वीरें वहां उकेरी गई, कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में प्रेरित होकर के, चाहे प्रेरणा से जुड़ करके इन कलाकारों ने ही उसको जो खड़ा किया। तो हमारी पहचान जो उभर करके कला के माध्यम से आती है। आप क्या कहेंगे? कला के माध्यम से ही परिचय होता है। अगर आपको कला के माध्यम से परिचय, जैसे कि मान लीजिए कि कोई लेखक है, वो लेख लिखता है, तो उसमें भी कलाकार की जरूरत पड़ती है कि उसके आधार पर वो कुछ रौनक बनाने के लिए कोई किताब लिखता है, कोई नोट लिखता है, तो आखिर उसमें कलाकार की तो भूमिका होती ही है ना। शास्त्रीय कलाओं, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकलाएं, साहित्य सृजन, संगीत की स्वर लहरियों से हर कला को, किसी भी कौशल अथवा उसकी निपुणता को विविध माध्यमों से व्यक्त करती है। कला की प्रकृति ही दर्शन शास्त्र है और उसका सौंदर्य शास्त्र कलाकृतियों को व्यक्त करती है। बंगाल की कला भारतीय कला की पहचान को बिंबित करती है। साहित्य, कला और संगीत की त्रिवेणी गुरुदेव डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर के सांस्कृतिक प्रयासों से साहित्य, संस्कृति, संस्कार और समाज में नव जागरण, नव चेतना का सृजन हुआ। कलाकार मधुशंकर ने अपनी कलात्मक अभिरुचि और अनुभव को व्यक्त किया। खुद आप खुद देखिए, वाटर कलर वाला जो इफेक्ट है, जो कलर लगाते हैं, वो बहुत ही एक यूनिक रिजल्ट देता है।
यानी मैं ये मान सकता हूँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्र के जो निर्माता रहे हैं, जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया है, आज़ादी के पहले से लेकर के आज़ादी के बाद तक ये पूरी तरह से जुड़ी रही। आज भी अगर हम आज़ादी के 75 वर्षों का जो अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, तो हम इस पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं से हमें कलात्मक वैभव की जो प्रगति हुई है, सोपान दर सोपान चढ़ते हुए हम यहाँ आए हैं, और उसमें इस संस्थान का विशेष योगदान रहा है, जो एक तरह से पावन संस्थान के रूप में भी ये संस्थान बना हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, कि कला से समाज को बदले, कला से संस्कृत को, यानी कि जो अगर बुराइयां हैं वो कला के थ्रू हम करें। कोई कविता पढ़कर करता है, कोई लेख बनाकर करता है, और हमारा विद्यालय जो कला के थ्रू चाहता है कि समाज का परिवर्तन हो, हमारी जो धरोहर है समाज की वो कायम रखे। कुल मिला के संस्कृति संस्कार की एक ऐसी शाला है ये, ऐसी ज्ञानशाला है ये, जहाँ पर कला कौशल यानी ललित कलाओं का ज्ञान यहाँ बच्चे पा रहे हैं, और 1926 से लेकर निरंतर अपनी प्रगति के पथ पर अपने नए सोपान स्थापित करते हुए ये संस्था आज भी अपनी पहचान के साथ यहाँ उसी स्थान पर यानी जनपथ में पूरी तरह से स्थापित है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।